चाहे एक अच्छे पति का उदाहरण देना हो, चाहे एक अच्छे परिवार का उदाहरण देना हो, चाहे संस्कार का उदाहरण देना हो, लेकिन श्री राम ने जो 4 शब्द कहे, इस चीज ने उन्हें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहे या भगवान राम कहे, वो चीज बनाई। और फिर रावण ने एक पत्थर उठाया, बड़ा सा एक पत्थर उठाया, एक शिला उठाया, उस पर रावण लिखा और रावण लिख के उस पत्थर को जो है समुद्र में डाल दिया और वो पत्थर भी तैरने लगा। तो आखिर ऐसा आपने क्या किया? क्या रहस्य है कि पत्थर तैर गया? एक दिन उसने मेरा कोई वीडियो देख लिया तो उसने सोचा कि अब तो मुझे इनसे ही पढ़ना है। घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो समझ नहीं आ रहा है कुछ और क्या करना है। उसके गांव में, पहाड़ी क्षेत्र में, आपको पता है नेटवर्क की बड़ी समस्या होती है। वो रोज 20 किलोमीटर जाता था, वीडियो डाउनलोड करके वापस आता था अपने गांव और पढ़ाई करता था। पटेल साहब को यहाँ आमंत्रित करूंगा। उसके पहले आप पटेल साहब ने हमारे इस रामलीला मंडल को अपने स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी पटेल साहब की स्मृति में 51,000 रुपए की राशि रामलीला मंडल को प्रदान की गई है। उनके इस मंडल आपका हृदय से आभारी है। बोल राजा रामचंद्र की। आदरणीय पटेल साहब, आप यहाँ सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मंच पर आसीन आदरणीय महाराज जी को मेरा नमन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि गणों को भी मेरा सादर चरण स्पर्श। यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श, सभी युवा साथी और छोटे भाई बहनों को सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रामलीला मंडल को विशेष आभार और बहुत सारी बधाइयाँ इसके लिए देना चाहूँगा। सबसे खास बात, जब मुझे इस आयोजन के बारे में पता चला, रामलीला को बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पोखरनी में रामलीला होती है। कभी कभार ऐसा मौका रहा कि कभी यहाँ आने का और देखने का मौका मिला, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि कभी अतिथि के रूप में मुझे यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। तो ये मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि जब ये पता चला कि ये जो हमारा पूरा प्रतिक्रिया है या ये जो पूरा प्रोग्राम है, रामलीला का जो मंडल है और रामलीला जो आयोजित की जाती है, वो पिछले लगातार 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि किसी काम को शुरू करना या किसी काम को खत्म करना बहुत आसान होता है, लेकिन लगातार चलाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम सब एक बार रामलीला मंडल पोखरनी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और यही मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी वो इस प्रकार की जो रामलीला है उसको जारी रखें, ताकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी भी इसका फायदा उठा सके। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि धर्म के प्रति या इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसमें युवाओं का रुझान लगातार कम होता जा रहा है। जो पुराने हमारे जो लोग हैं, जिन्होंने इस चीज को पहले से देखी है, उन्हें इस चीज को लेकर काफी एक जिज्ञासा होती है। उन्हें हर साल इस चीज का इंतजार होता है कि रामलीला होगी या गणगौर होगी या इस प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं, पुराने लोगों को बहुत मजा आता है और वो इसका काफी आनंद लेते हैं। और जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग रहे, मुझे ऐसा लगता है कि वो यही चाहते थे कि लगभग मेरे ख्याल से जो श्री राम जो रहे हैं या रामायण जो हुई है, वो लगभग 9,000 या 10,000 साल पुरानी घटना है और आज भी बखूबी वो चीज चली आ रही है। आज भी लोग उसकी एक एक चीज को याद रखते हैं। आज भी जब कोई उदाहरण देना होता है, चाहे 2 अच्छे भाइयों का उदाहरण देना हो, चाहे एक अच्छे पति का उदाहरण देना हो, चाहे एक अच्छे परिवार का उदाहरण देना हो, चाहे संस्कार का उदाहरण देना हो, तो श्री राम और रामायण के सभी पात्रों को हम आज भी याद रखते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो हजारों साल पुरानी जो घटनाएं हैं, जो सारी चीजें हैं, आज हम उन चीजों को बखूबी याद रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लगातार वर्षों से इस चीज को हम लगातार चलाते आ रहे हैं और आगे भी इसको बखूबी हम चलाते रहें। मैं कई बार देखता हूँ कि ये चीजें, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए ये चीज बहुत सामान्य है, पर जब आप एक बार शहर के बच्चों को इस बारे में बताते हैं या थोड़ा सा बाहर निकल के बताते हैं तो उन लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। एक बार सोडलपुर में हमारे घर, क्योंकि जनरली पुराने जमाने के जो घर होते थे वो लकड़ियों के ही बने होते थे, बहुत सुंदर नक्काशी के साथ बने होते थे। तो मैंने एक बार अपनी एक फोटो, हमारा जो घर है सोडलपुर में, वहां पे खड़े होकर एक फोटो खिंचाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा कि सर इस प्रकार के घर कहाँ होते हैं या लकड़ी के भी घर होते हैं, हमें तो आज तक नहीं पता था। तो जो चीजें हम देख रहे हैं, ये बाकी लोगों को, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीजें कभी देखी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो, कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसी पुरानी धरोहर को देखने के लिए
बाहर से लोग आए और इनके लिए भी टिकट लगे। रामलीला आने वाले समय में ऐसी भी हो जाए कि ऐसे आयोजन को देखने के लिए भी आने वाले समय में टिकट्स और लोग इसके लिए पे करें, क्योंकि ये चीजें इतनी कम लगातार होती जा रही हैं और बाहर के लोग इसका महत्व बहुत ज्यादा समझते हैं। रामायण की बात करें, श्री राम के जीवन की बात करें, तो मेरी नजरों में, क्योंकि मैं लगातार विद्यार्थियों से बात करते रहता हूं, मेरे लिए ऐसे आयोजन थोड़े नए हो जाते हैं जहां पे मुझसे ज्यादा उम्र के लोग मेरे सामने होते हैं और वहां पर फिर कुछ बात करना और कुछ नई चीजें बताना, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा एक असाधारण हो जाता है। फिर भी कुछ चीजें मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, क्योंकि रामलीला मंडल की बात है, रामलीला की बात है। मेरी नजरों में रामायण को मैं एक मैनेजमेंट का बेस्ट उदाहरण मानता हूं। ऐसी एक भी घटना नहीं है जहां से हम कुछ नया नहीं सीख सकते हैं, जहां से कुछ एक बहुत अच्छा मैसेज हम नहीं ले सकते हैं। कई बार मैं तुलना भी करता हूं कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा हुआ होता तो उस समय पे हमारी क्या प्रतिक्रिया होती और श्री राम ने जो प्रतिक्रिया दी है उनमें और हमारे में क्या अंतर हो सकता था। सभी को याद है कि एक क्षण था श्री राम के जीवन में कि अगले दिन उनका राजपाट उन्हें मिलने वाला था, उनका मुकुट मिलने वाला था, पूरी अयोध्या नगरी और पूरा जो राज्य है वो उन्हें सुपुर्द करना था। पूरी अयोध्या में हर जगह जो है बहुत अच्छा महोत्सव मनाया जा रहा था। हर व्यक्ति बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि सुबह हो, श्री राम को राज तिलक किया जाए और उन्हें पूरा राज्य जो है सौंपा जाए। किसे पता था कि अचानक ऐसी घटना होगी कि उनके पास एक बुलावा आएगा और उनसे ये कहा जाएगा, उन्हें उनके पिताजी बुलाते हैं और सीधा उन्हें एक ही चीज बोलते हैं कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर, और आप भी अपने लेवल पे, अपने स्तर पे कभी सोचिएगा कि अगर आप उस जगह पे होते, मैं उस जगह पे होता, तो हमारा उस समय क्या रिएक्शन होता, या हम उस समय क्या कहते, या क्या स्थिति में होते कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग अब मेरे बारे में क्या कहेंगे, इतने सारे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि एक तरफ आप बोल रहे थे कि कल राज्य तिलक होने वाला है, पूरा राज्य मेरा होगा, मैं राजा बनूंगा, और आज आप बोल रहे हो, तुरंत आप कुछ क्षण पहले आप बोल रहे हो कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। लेकिन श्री राम ने जो 4 शब्द कहे, इस चीज ने उन्हें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहे या भगवान राम कहे वो चीज बनाई। उन्होंने, जब उनके पिताजी ने कहा कि 14 वर्ष के लिए तुम्हें वनवास जाना है और कल सुबह ही निकलना है, तुम्हारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, कल सुबह ही जाना है, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही और बस 4 शब्द उन्होंने कहे कि बस इतनी सी बात। बहुत ही सहज रूप में उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात। बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप और मैं उस जगह पे होते तो शायद हम ये चीज ना बोल पाते, पर वो श्री राम ही थे जो उन्होंने इस प्रकार की बात कही और बहुत सहज तरीके से इस चीज को उन्होंने स्वीकार किया। मैं मानता हूं कि यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हम जनरली सुनते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसी के बाद का एक और पल, एक और क्षण मुझे याद है कि जब उनकी बड़ी माता कौशल्या जी ने उनको बुलाया, उन्हें पता था कि दशरथ जी ने उन्हें क्या बोला है, लेकिन फिर भी अनजान बनकर उन्होंने उस समय उनसे पूछा कि क्या हुआ, महाराज ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तो आप फिर से शब्द सुनिएगा, श्री राम ने उस समय क्या कहा था। वो चाहते तो अपनी माँ के सामने तो अपना दुख बयां कर सकते थे, वो बोल सकते थे कि, मतलब हम अपनी सामान्य भाषा में कहें कि पिताजी ने अभी बुलाया, कल सुबह राज्यपाट मिलना था, अब वो बोल रहे हैं 14 साल के लिए वनवास जाना है। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय बहुत सहज तरीके से, सकारात्मक भाव से उस चीज को भी उन्होंने ये कहा कि पिताजी ने मुझे जो है पूरे जंगल का राज्य अब सौंप दिया है और अब मैं जंगल के पूरे राज्य को संभालने जा रहा हूं और शायद मेरे लिए कोई और बड़ी जिम्मेदारी, कुछ और बड़ा मुझे अपने जीवन में करना है, इसलिए पिताजी ने मुझे एक और बड़ा अवसर दिया है। तो आप इससे सीख सकते हैं कि कितना सकारात्मक सोच उनकी थी। बहुत सहज तरीके से उन्होंने इस चीज को स्वीकारा। और रामलीला होती है, रामायण हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मेरा सभी लोगों से एक ही अनुरोध होता है कि हम देख तो रहे हैं चीजें, हम सत्संग में भी जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन केवल सुनकर हम उन्हें जनरली एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, जैसा हम बचपन से देखते आए, सुनते आए। अगर हम उन चीजों को 1% या 2% भी इंप्लीमेंट कर लें तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसी ऐसी घटनाएं और ऐसे ऐसे चरित्र हमारे आसपास हैं और ऐसे ऐसे भगवान हमारे आसपास हैं कि अगर उनके जीवन से हम कुछ भी थोड़ा भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। अक्सर जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूं, क्योंकि मेरा अधिकतर विद्यार्थियों के साथ ज्यादा
कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है। विद्यार्थी अक्सर मेरे पास आते हैं, सर हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, हमारे घर पर ये समस्या चल रही है, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो समझ नहीं आ रहा है कुछ और क्या करना है। मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूं, और ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर व्यक्ति इस समय परेशान है कि मेरे जीवन में बहुत समस्या चल रही है। मेरा ये मानना है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, मेरे ख्याल से शायद वो भी कोई ना होगा जिसके जीवन में कोई समस्या ही ना हो। अगर आपको लगता है कि अपने जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है तो ज्यादा दूर मत जाइए, अपने साइड वाले जो घर है, पड़ोसी घर में आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या आपका जीवन अच्छा चल रहा है, क्या आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जब आप उनके परेशानियों को सुनेंगे, जब आप उनका दुखड़ा सुनेंगे, तो मैं दावा करता हूं कि आपको लगेगा इनसे तो मेरे घर में कम ही समस्याएं हैं, इनसे तो कम ही परेशानियां हैं। भगवान तक समस्याओं से नहीं बच पाए हैं, तो हम तो इंसान हैं। भगवान आप किसी को भी देख लीजिए, उनके जीवन में भी बहुत समस्याएं आई हैं, लेकिन सभी ने एक ही संदेश दिया है कि समस्याओं से लड़ना सीखिए, समस्याओं को लेकर बैठे मत रहिए, समस्याओं को लेकर रोना नहीं है, समस्याओं को लेकर हमें उनका सामना करना सीखना है। और रामायण हो, महाभारत हो, गीता के जो उपदेश हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सबने यही सिखाया है कि समस्याओं से लड़िए। अगर वापस से बात करते हैं कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, आप देखिए कि क्या ये कोई छोटी मोटी घटना थी या कोई छोटी समस्या थी, लेकिन मेरा मानना है कि इस 14 वर्ष के वनवास ने राजा राम को भगवान राम बनाया है। अगर ये चीज उनके जीवन में नहीं होती तो शायद आज हम उनकी शायद बात कर रहे होते, या आज हम उन्हें केवल एक राजा के रूप में जानते। लेकिन ये जो 14 वर्ष का वनवास, जो एक बहुत कठिन परिस्थिति उनके जीवन में आई, शायद इसी चीज ने उनको जो है राजा राम से भगवान राम बनाया है। तो समस्याएं हमारे जीवन में जब भी आती है, तो अगर हम उनका सामना करते हैं तो शायद ये हमारे जीवन को बदल सकती है। इसलिए अगर आप पालक हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को कभी भी कोई समस्या आती है तो हमें उनको लेकर ये नहीं करना है कि अरे यार तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अपने साथ ही ऐसा क्यों होता है। उन्हें आप उससे लड़ना सिखाइए, उन्हें उनसे कहिए कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, इसका हम सामना करते हैं। हमारे जो भगवान है उन्होंने भी इसका सामना करा, हम भी इसका सामना करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जीवन में बदलाव के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर हम किसी चीज का सामना करते हैं। कुछ दिन पहले ही शायद यहां जब आने का था, अचानक में एक दिन YouTube चला रहा था, एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे सामने आया। शायद आपने भी उस चीज के बारे में नहीं, आपको उसकी जानकारी ना हो, तो आज आप भी शायद कुछ नया यहां से लेकर जाएंगे। बहुत सुंदर चीज मुझे एक और पता चली रामायण के बारे में। रामायण में इतनी सारी घटनाएं हैं कि शायद अगर 2-4 साल भी लगातार उसके बारे में हम पढ़े तो शायद उसकी घटनाएं खत्म ना हो, क्योंकि बहुत लंबी वो एक पूरी घटना थी। और हम जो जानते हैं, जो हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो केवल उसका एक अंश है। जो चीजें हमें उससे लेनी है उसको बहुत विस्तृत ना बताते हुए सारांश में हमारे सामने वो चीजें आई हैं। ऐसे ही एक और घटना मुझे पता चली, क्योंकि रामायण केवल एक नहीं है, रामायण भारत, अकेले भारत में 9 से ज्यादा रामायण चलती है। जैसे आपने सुना होगा, साउथ में रामायण अलग चलती है, उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग, अलग अलग जगह चलती है। सब में अलग अलग प्रकार के वर्णन और अलग अलग घटनाएं हैं। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि भारत के लोग या हमारे आसपास के लोग रामायण या महाभारत से कुछ सीखे या न सीखे, लेकिन विदेशों में बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट का जब भी पाठ पढ़ाना होता है तो रामायण और महाभारत की कई सारी चीजें वहां पे मैनेजमेंट के चैप्टर्स में उन्हें पढ़ाई जाती है कि कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, कैसे प्रबंध किया जाए, कैसे एक अच्छा जीवन जिया जाए। तो विदेशों के बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, और हम ये चीज बचपन से देखते आए हैं, इसलिए हमारे लिए बड़ा साधारण होता है, लेकिन ये कई लोगों के लिए जो है असाधारण घटना है और उन्हें ये पढ़ाई जाती है। इवेंट, एक घटना जो मुझे याद आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम सब जानते हैं कि जब श्री राम भारत से श्रीलंका पर जब जाना चाहते थे और उस समय पत्थरों का पूरा पुल बनाया था, नल और नील जो है, राम नाम लिखकर पत्थरों को पानी के अंदर डाल रहे थे और पत्थर उस समय तैर रहे होते थे। ये घटना जब श्रीलंका में रहने वाले, लंका में रहने वाले जो लोग थे, उन्हें जब इस बारे में पता चला कि कोई राम नाम के व्यक्ति हैं जिनके पास कोई, वो तो समझ रहे थे कि कोई मायावी शक्ति है, पत्थर कैसे तैर सकता है, और वो भी नाम लिखने से पत्थर तैर सकता है, तो सब लोग डरने लगे थे, लंका के लोग डरने लगे थे। जब उन्हें पता चला कि पत्थर तैर रहा है,
ये बात रावण तक पहुंची। रावण को फिर लगा कि अब मुझे अपनी जनता को, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली हूं। तो उन्होंने कहा कि सब लोगों को समुद्र के किनारे लेकर आओ। और फिर रावण ने एक पत्थर उठाया, बड़ा सा एक पत्थर उठाया, एक शिला उठाया, उस पर रावण लिखा और रावण लिख के उस पत्थर को जो है समुद्र में डाल दिया और वो पत्थर भी तैरने लगा। अब जितनी भी जनता थी वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर श्री राम के पास कोई मायावी ताकत है तो हमारे जो महाराज है रावण वो भी कम नहीं पड़ते, इनके पास भी ताकत है, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, और हमारे महाराज भी कम नहीं है। लेकिन उनकी जो पत्नी थी मंदोदरी, उनको पता था, उन्होंने रात में रावण से पूछा कि जहां तक मुझे पता है कि आपके पास ऐसी कोई मायावी शक्ति तो नहीं है कि जिससे आप पत्थर को तैरा सकते हैं, तो आखिर ऐसा आपने क्या किया, क्या रहस्य है कि पत्थर तैर गया? तो रावण ने एक बहुत सुंदर सा उत्तर दिया। रावण ने कहा कि उस पत्थर को जब मैंने समुद्र में गिराया, उस पर जब मैंने रावण लिखा और जब उस पत्थर को मैंने पानी में रखा, तो मैंने उस पत्थर को कहा कि तुझे श्री राम की सौगंध है, डूबना मत, श्री राम की सौगंध है, डूबना मत। तो रावण ने भी राम नाम का प्रयोग किया है, तभी जाके जो है वो अपने आप को सिद्ध कर पाया है। कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस प्रकार की हैं जिनसे हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा ये मानना है कि रामायण, श्री राम का जो चरित्र है, रावण के पास कितनी ही चीजें थी हम जानते हैं, पैसा हो, स्वर्ण की लंका थी, शक्तियां एक से बढ़ के एक थी, बहुत सारे वरदान थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बस एक कमी के कारण जो है वो श्री राम से हार गए। और श्री राम के पास एक ही चीज थी, कुछ नहीं था। जब वनवास गए थे तो अकेले ही निकले थे, 3 लोग निकले थे, श्री राम थे, माता सीता थी और लक्ष्मण जी थे, इसके अलावा कोई नहीं था। आगे बढ़ते गए, सेना बनती गई, एक समय आया जब रावण से लड़ना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि श्री राम के पास बस एक चीज थी जिसके कारण वो जीते हैं, और वो है उनका चरित्र, जो रावण के पास नहीं था, जिस कारण रावण को वो हरा सके। तो जितना हम चाहें उतना सीख सकते हैं। रामायण में ऐसे कई सारे मैनेजमेंट लेसन हैं जहां से हम सीख सकते हैं, और हम अपने आसपास, अपने घर में अपने बच्चों को उस चीजों को सिखा सकते हैं। एक चीज पे और मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को के करियर बनाने का काम करता हूं, मैंने खुद पहले गवर्नमेंट जॉब्स ली, गवर्नमेंट जॉब्स लेने के बाद कुछ साल काम किया, उसके बाद फिर रिजाइन किया और आज इंस्टीट्यूशन में चला रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आखिर एक बार मैंने अपने दिमाग पे काफी जोर डाला कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे क्षेत्र के, हरदा जिले के या हमारे गांव के, या अगर पूरे मध्य प्रदेश की भी बात कर ली जाए, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ते। और ये बात आपको भी माननी पड़ेगी कि हमारे जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, करियर की बात की जाए, सफलता की बात की जाए, तो इस मामले में बाकी लोगों से काफी पीछे हैं। ये मतलब नहीं है कि उनमें प्रतिभा नहीं है, उनमें ताकत नहीं है, उनके अंदर किसी प्रकार की स्किल की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक कारण मुझे समझ में आया, और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। अगर कोई बच्चा गुजरात में पैदा होता है, उसको पता है कि उसको बड़े होकर बिजनेस ही करना है, उसको काम धंधे में ही लगना है। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार के बच्चों की बात की जाए तो उनका बचपन से सपना होता है कि मुझे सरकारी नौकरी ही लेनी है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, बैंक में जाना है, ये इंस्पेक्टर बनना है, ये अधिकारी बनना है। उनको बचपन से पता है। आपको भी पता है कि अगर कोई सिंधी के घर में कोई बच्चा होगा तो उसके घर का माहौल शुरू से ही बिजनेस का है, धंधे पानी का है। बनिया होगा, मारवाड़ी होगा, उसको पता है कि मुझे कुछ करना है। साउथ में आप जाएंगे तो वहां के लोग आजकल कंपनी बनाने में लगे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश या हमारे हरदा जिले में बच्चे को कोई सपना बचपन से होता है या कोई माहौल उसके घर में होता है कि उसको बड़े होके क्या करना है? ये एक सबसे बड़ा कारण है हमारे क्षेत्र के बच्चों का आगे नहीं बढ़ने का, क्योंकि हमारा जो समाज रहा है, ना तो हमारे जो पूर्वज है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे, उन्हें व्यापार करना आता नहीं था, ना उन्होंने कोई ज्यादा नौकरियां करी हैं। ये सब चीजें तो अभी कुछ 1-2 पीढ़ी पहले चालू हुई, उसके पहले तो कुछ नहीं होता था। तो हम ठहरे बहुत अच्छे किसान, हमें किसानी बहुत अच्छी आती है, खेती बाड़ी का काम हमें बहुत अच्छा आता है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम अगर दूसरी दिशा में भेजें तो उसका अनुभव हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे आसपास नहीं है। तो मैं आप सबसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एक तो हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं या उसे किस दिशा में भेजना चाहते हैं, उसमें हम काफी लेट हो जाते हैं और हम अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अधिकतर
आप देखेंगे कि हमारे बच्चों को हम क्या बनाना चाहते हैं ये हम देखते हैं दूसरे लोगों से, दूसरे लोग क्या करा रहे हैं, दूसरे लोगों ने क्या किया, उसको देखकर हम अपने बच्चों को बताते हैं कि तू भी ऐसा ही कर लेना, तू भी यही बन जा, तू भी यही पढ़ना चालू कर दे। तो सबसे पहले अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी तो आपको लेनी पड़ेगी। चीजें बहुत सारी इस समय दुनिया में करने के लिए, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जानकारियां नहीं होती है, इस कारण वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आप सबको एक सजेशन रहेगा, एक सुझाव रहेगा कि आप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले तो कोई एक अच्छी लाइन चुनिए और उन्हें उस चीज का अनुभव दीजिए। एक अगर और काम हम कर सके, आप देखेंगे कि अगर एक यहाँ पे थोड़ी सी मैं हमारी तुलना विदेश के बच्चों से भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखेंगे आज के समय में अगर हम कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो विदेशी कंपनी का है, कोई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो विदेश की कंपनी की है। भारत की टेक्नोलॉजी या चीजें बहुत कम यूज हो रही है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। शायद आप समझते हो कि बहुत ज्यादा सुकून भरे जीवन में वो रहते हैं। हम भी उन्हें सारी सुविधाएं देते हैं, हम भी उन्हें चाहते हैं कि इसके पास ये सुविधा भी हो। मैं अक्सर देखता हूं कि जब हमारे क्षेत्र के बच्चे, सभी को मैंने देखा है, जब हमारे क्षेत्र के, क्योंकि हमारे यहाँ किसान परिवार भी काफी समृद्ध है अगर आसपास क्षेत्रों से देखा जाए, तो बच्चा जब यहाँ से इंदौर पढ़ने जाता है, भोपाल पढ़ने जाता है, तो पहले उसकी लिस्ट ये नहीं बनती है कि इसको कौन सी किताबें दिलानी है, इसको पढ़ाई में क्या कराना है। पहले उसकी सुविधाओं की लिस्ट बनती है कि पहले तो एक अच्छी हॉस्टल में भेजना है, बढ़िया 15-20 हजार का मोबाइल दिलाना है, अच्छी गाड़ी दिलाना है, सारी सुविधाएं। आप पहले ही उसको इतना कमजोर कर देते हो कि वो बाकी बच्चों से पीछे हो जाता है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि हमारे बच्चों ने, अभी मैं सही बता रहा हूं, आप उनको देखेंगे, उन्होंने कभी गरीबी अभी वास्तव में देखी नहीं है। आपने जरूर देखी होगी, लेकिन आपके बच्चों ने अभी वो गरीबी नहीं देखी है। मैं हर दिन लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं, और सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, साउथ हो या जम्मू कश्मीर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, 40 लाख YouTube पे सब्सक्राइबर है हमारे, पूरे भारत के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। एक कहानी मैं हर जगह शेयर करता हूं, आपके साथ भी वो चीज मैं शेयर करूंगा। एक मेरा स्टूडेंट है बिहार का, आपको मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको लगता है कि हमारे बच्चों के पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए, या हमारे बच्चों के लिए हमें जितना ज्यादा से ज्यादा करना है वो हम कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और रुपयों की वैल्यू क्या होती है। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है हमारा, जो पटना के पास ही कोई एक छोटा सा गांव है, वहां से वो ऑनलाइन पढ़ता है। उसको बैंक की तैयारी करनी थी, उसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, और ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, यूट्यूब पे उस बच्चे का वीडियो भी मैंने डाला था। कॉलेज उसका कंप्लीट हो गया, अब उसने सोचा कि मुझे अब कुछ अच्छा करियर बनाना है, बैंक में मुझे जाना है। वो पटना गया, वहां पता करा तो फीस 50,000 रुपए कोचिंग की। तो वो दूसरी जगह गया, हर जगह 40,000, 50,000। उसने कोचिंग वालों को एक ही बात कही कि 50,000 क्या, मैं 5,000 रुपए नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक झोपड़ी, उसका बहुत छोटा सा गांव था, झोपड़ी में ही पले बड़े वो लोग रहे। वापस गांव आ गया, उसने सोचा अब कुछ नहीं है, यूट्यूब और इन्हीं माध्यमों से पढ़ेंगे। एक दिन उसने मेरा कोई वीडियो देख लिया, तो उसने सोचा कि अब तो मुझे इनसे ही पढ़ना है। उसने जब और इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई और इसके बारे में पता लगाया, तो उसने को पता चला कि ये वाले सर कोई ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, इनकी कोई एप्लीकेशन है, वहां पे ये पढ़ाते हैं। फीस पता करी तो हमारी एक, उस समय दिवाली थी, 2 साल पुरानी बात कर रहा हूं, दिवाली पे हमने एक ऑफर लेकर आए कि हम आपको किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी 999 में करवा देंगे। उस लड़के ने सोचा कि मुझे 999 का ये कोर्स लेना ही लेना है। उसने घर पे बात करी, घर वालों ने कहा बेटा इतना पैसा नहीं है। तो जैसे तैसे वो 400 और 500 रुपए इकट्ठा कर पाया, और वो मौका उसके हाथ से निकल गया। आप विश्वास करेंगे, उस लड़के को 1 साल लगा 1,000 रुपए इकट्ठे करने में। अगली बार वापस जब दिवाली आई और हमने वही ऑफर निकाला, उस लड़के ने 1 साल में, उसका टारगेट था कि अगली दिवाली पे अगर ये ऑफर आ गया, मैं तब तक 1,000 रुपए इकट्ठे करूंगा और कोर्स लूंगा ही लूंगा। आपको मैं और इसमें बताता हूं, वो लड़का 1 साल में मात्र 700 रुपए इकट्ठे कर पाया था। कुछ उसकी मम्मी से लिया, कुछ खुद ने कमाया, जैसे तैसे करके, क्योंकि पढ़ाई भी करता था और कुछ काम भी करता था। 700 रुपए वो साल भर में बचा पाया। उसने अब क्योंकि ऑफर था और इस बार चला गया तो फिर 1 साल रुकना पड़ेगा। उसने अपने दोस्तों से उधार मांगे, कुछ दोस्तों को पार्टनर बनाया कि अपन 4-5 लोग मिलकर पढ़ लेंगे, 300 रुपए कम पड़ रहे हैं, बस मुझे 300 रुपए दे दो, मेरा काम हो जाएगा। तो 5 या 6 लोगों ने मिलके 1,000 रुपए का कोर्स खरीदा और उसके बाद उसने तैयारी करी।
आप विश्वास मानेंगे आज की डेट में वो लड़का 10 एग्जाम्स निकाल चुका है। 10 एग्जाम्स उस लड़के ने निकाले हैं केवल उस एक कोर्स से पढ़ के। और आप अगर हमारे घर में कोई बच्चा होगा, अगर वो आपसे 1000 रुपए पढ़ाई के नाम पे मांगेगा, आप यूं हंसते मुस्कुराते दे दोगे कि चलो यार पढ़ने के लिए पैसा मांग रहा है। लेकिन आप समझिए कि 1000 रुपए इकट्ठा करने में 1 साल लगा है। क्या आर्थिक परिस्थिति, क्या मजबूरियां उस परिवार की रही होंगी कि 1000 रुपए 1 साल में इकट्ठे हुए हैं। एक और लड़का, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है विनर्स इंस्टीट्यूट, पूरे मध्य प्रदेश में 6000 भर्तियां निकली थी पुलिस की। 6000 भर्तियों में से 2000 से ज्यादा बच्चे केवल हमारी कोचिंग के अभी सिलेक्ट हुए हैं। 2000 से ज्यादा। इन 2000 में ऐसी कहानियां हमारे सामने आई हैं कि आपको अगर मैं अभी सुनाने जाऊं तो आज का पूरा प्रोग्राम ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मैं एक घटना और सुना के फिर अपने आप को विराम दूंगा। एक लड़का पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला था, झाबुआ का। पुलिस का एग्जाम उसने निकाला। पहले तो उसने ऑनलाइन हमसे पढ़ाई करी। उसके गांव में, पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता है नेटवर्क की बड़ी समस्या होती है। वो रोज 20 किलोमीटर जाता था, वीडियो डाउनलोड करके वापस आता था अपने गांव और पढ़ाई करता था। ऐसे करके उसने 4-5 महीने पढ़ाई करी। उसका पुलिस का एग्जाम निकल गया। पर फिर बहुत ज्यादा गरीबी, शहर आ नहीं सकते। पुलिस की, आर्मी की जो परीक्षाएं होती है उसमें आपको फिजिकल एग्जाम देना होता है। रनिंग, दौड़ना, गोला फेंकना, ये सारी एग्जाम्स पास करनी होती है। अब उसके पास ये पैसा नहीं था कि वो एक पहाड़ी क्षेत्र से उठ के इंदौर, भोपाल या किसी शहर में आ जाए। कोई और लड़का होता तो वो हार मान जाता। उस लड़के ने पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढा खोद के अपना खुद का एक जंप, ऊंची कूद, लंबी कूद का एक ग्राउंड तैयार किया। दौड़ने के लिए पूरा एक ट्रैक तैयार करा और अकेले दम पर 1 से 1.5 महीने उसने खुद ने प्रैक्टिस करी और पुलिस का एग्जाम उसने निकाला। तो ऐसे उदाहरण हैं। एक लड़की और है जो छतरपुर की वो लड़की है। उसके मम्मी पापा हरियाणा में मजदूरी करते हैं और वहां से हर महीने 2 या 2500 रुपए भेजते हैं। वो लड़की और उसकी दादी, 2 सदस्य हैं उनके परिवार में, और वो 2500 रुपए महीने में अपना पूरा काम चलाते हैं। तो जब ऐसे उदाहरण पता चलते हैं और जब मैं अपने क्षेत्र में आता हूं या जहां इंदौर में भी या कहीं भी देखता हूं और बच्चों को देखता हूं कि यार इतनी सुविधाएं तुम्हारे पास है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में तब भी वो अपने जीवन से खुश नहीं है। तब भी अपने माता पिताओं से उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स है, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो आप उनको ये जरूर सिखाएं कि जो तुम्हें मिल रहा है ये कई लोगों का सपना है। कई लोगों को जीवन में वो नहीं मिल पा रहा है जो तुम्हें यूं ही मिल रहा है। और ये हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों को हम बेवजह कई सारी चीजें दे देते हैं। तो अपने बच्चों को हमें बस इतना सक्षम बनाना है, अगर कॉलेज कंप्लीट हो जाए उनका, तो आप एक बार अपने बच्चे को जरूर 1 महीने 2 महीने के लिए उसको कहीं भी भेजिए कि तू जा और 100 रुपए 500 रुपए कमा के दिखा दे। हम मान जाएंगे कि यार तू किसी काम का है। हमारे बच्चे 15-20 साल 25 साल पढ़ने के बाद भी 100-200 रुपए कमाने के लायक नहीं है। बहुत ही ये गंभीर स्थिति है कि इतना साल उन्होंने पढ़ाई लिखाई में निकाला लेकिन वो 1 रुपया कमाने के लायक नहीं है। तो ये ट्रेनिंग हमें उन्हें जरूर देनी चाहिए, तभी हम उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। तो उन्हें उनके जीवन में परिस्थितियां थोड़ी कठिन करिए, उन्हें उनकी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड करिए और उन्हें जो चाहिए जितना जरूरी है वो दीजिए। लेकिन बाकी उनकी आप जो जिद है, जो डिमांड है, केवल जो लायक है वो पूरी करिए। वो डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा 100% करेंगे। तो ये मुझे एक लगता है कि हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस चीज की एक कमी है, जिस कारण हमारे बच्चे जो हैं थोड़े पीछे रह जाते हैं। कई बार होता है ना कि ज्यादा सुविधाएं होने के कारण भी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सबकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन अक्सर जो देखा गया है वो मैं यही देखता हूं। जैसे मैं आज से 12 साल पहले इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी या पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 12 साल पहले, 12 या 13 साल पहले मैंने 6000 रुपए महीने से एक छोटी सी नौकरी चालू करी थी। पढ़ाने का काम मैंने चालू करा था। मैं एक बहुत औसत भी नहीं कहेंगे, औसत से भी नीचे जो होता है उस किस्म का, यहाँ पे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया है वो सब यहाँ बैठे हैं। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार का एक डब्बू किस्म का और एकदम झेपने वाला बच्चा मैं हुआ करता था कि 4 लोग अगर बैठ जाएं तो मैं वहां पे बात नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने पढ़ाने के काम से शुरू करा, 6000 रुपए महीने से मैंने नौकरी शुरू करी, पढ़ाने का काम चालू करा। आज इंदौर में, इंदौर नहीं मध्य प्रदेश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आज मध्य प्रदेश में तो आप किसी भी गांव में चले जाएं, वहां पे विनर्स इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आज 200 लोगों से ज्यादा
की टीम इंदौर में काम करती है। और एक जमाना था 12-13 साल पहले जब मैं 6,000 रुपए की नौकरी करता था, आज 30 लाख महीने से ज्यादा की सैलरी आज मैं उन्हें देता हूं। तो अगर एक छोटे से गांव का लड़का आज इतना काम कर सकता है, और वो भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी सुविधाएं परिस्थितियां ना मिलने के बावजूद, तो हर बच्चा कर सकता है। बस एक ही चीज मैंने जो कही कि ट्रेनिंग हार्ड होनी चाहिए, ट्रेनिंग आप मजबूत करिए, सुविधाएं उतनी दीजिए जितनी जरूरी है। बच्चों की अगर ट्रेनिंग हार्ड होगी तो उनका भविष्य 100% जो है उज्जवल होगा, और वो एक दिन अपने गांव का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शिक्षक लोग हैं, बोलने की आदत थोड़ी ज्यादा होती है, और अभी क्योंकि हम 2-2, 4-4 घंटे लगातार बोलने की आदत है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक पढ़ाने की आदत है, तो हमारे जीवन में थकान जैसा कुछ नहीं है, पर समय का अभाव है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो मैं आप सभी से अब विदा लेना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। श्री रामलीला मंडल पोखरनी को विशेष धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।